जेल जाने के बाद जो आपकी लोकप्रियता है वो बहुत बढ़ गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और वो तो गलती से मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा 2 साल, वहां अगर मैं लड़ लेता, लेकिन मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बना। फिर भी 2002 से लेकर 2023-22 तक जो अंतिम चुनाव था, तब भी मेरी कहीं न कहीं प्रेजेंस राजस्थान विश्वविद्यालय में रही। अगर समरावता का ये घटनाक्रम हुआ और मेरे वोट आते अगर 5000, तो जिस दिन रिजल्ट आया 23 नवंबर को, उस दिन ये खबर चलती। अभी 8 महीने जब जेल में रहा मैडम, ये तय मान लो कि मैं 10 दिन में बाहर आ जाता। बस मुझे इतना सा कहना था कि मैं जेल में बैठा इनकी दुकानें बंद कर देता, जो चाह रहे थे ना मुझे जेल में डालना, सजा देना। मुझे भाया ने मुकदमे लगाए, जेल भेजा 12 में। जो रोता है मंच पे, मैंने नरेश जी का कुछ नहीं बिगाड़ा, नहीं तो भीख मांगते। मैंने इनसे कहा तुम मत जाओ किसी के पास, वो गिड़गिड़ाए तुम्हारे आगे। मैं चाहता था जिस दिन 8 महीने में जेल में रहा, मैं लोगों से चाहता था, मेरे समर्थक था, कि 8 महीने तक प्रत्येक दिन हैं और जो समर्थन में नहीं आए, जिनसे आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि शायद वो मेरे लिए लड़ेंगे, वो मेरे समर्थन में आएंगे, मेरे लिए आवाज उठाएंगे, कौन वो नाम होंगे? लेकिन जो जनता है समरावता की और जो आपके समर्थक है पूरे राजस्थान में, वो अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि एसडीएम पर भी कार्रवाई हो। इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी जेल शिफ्टिंग हुई थी, तो उस वक्त आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप ये कहते नजर आ रहे थे कि मुझे खतरा है, तो वो खतरा किससे था? षड्यंत्र था कि सीएम साहब के चाहने के बावजूद भी नरेश मीणा बाहर नहीं आए। आगे की आपकी राजनीति क्या है हाड़ौती को लेकर, या किस पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे इसको लेकर, और क्या आपकी आगे की राजनीति रहेगी? 8 महीने का लंबा समय निकला, इस बीच जनता के मन में कई प्रश्न आए, लेकिन जो प्रश्न जनता के थे उनका जवाब अगर अब खुद नरेश मीणा जी दे तो इसकी बात ही कुछ और होगी। सर, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगी, बहुत लोग यहाँ खड़े हैं मेरे बात के लिए। तो सबसे पहले तो ये कि आपको ये लोकप्रियता मिली, हमारी जो रिपोर्टर सोनिया समरावता गई तो वहाँ पे एक माता ने कहा कि अच्छा हुआ कि आप जेल गए। आप ये एक बार में सुनेंगे आपको हंसी आएगी कि ऐसा क्यों कहा, लेकिन उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि जेल जाने के बाद जो आपकी लोकप्रियता है वो बहुत बढ़ गई, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो बहन जी, मैं 2002 में पहला छात्र राजनीति का चुनाव लड़ा, तब से मैं कंटिन्यू रेगुलर जनता के बीच में, छात्र युवाओं के बीच में समाज सेवा का काम कर रहा हूँ और एक राजनेता बनने की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। और जिसकी सिद्धि है भाई, वो विधानसभा में पहुंचे, लोकसभा में पहुंचे, मिल नहीं पा रहा। लेकिन जब राजस्थान में तो कम से कम कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दे और आप निर्दलीय लड़ने की हिम्मत करो, तब आपको बहुत सारी साधन संसाधनों की, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं छबड़ा चुनाव लड़ा, मेरा गांव नहीं था, घर नहीं था, मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, 44,000 वोट आए। देवली उनियारा में 60,000 वोट आए। मेरे हिसाब से अंतिम छोर पर लास्ट राजस्थान की विधानसभा छबड़ा में 44,000 वोट आना, वहाँ से 300 किलोमीटर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की एक कॉन्स्टिट्यूंसी देवली उनियारा में 60,000 वोट आ जाना। और वो तो गलती से मैं लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा 2 साल, वहाँ अगर मैं लड़ लेता तो आप जो कह रहे हैं कि भाई लोकप्रियता, तो कहीं न कहीं जनता में था कि भाई नरेश है, जनता जो चाहती थी इसलिए वोट आए। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद में जो हाई प्रोफाइल लोग थे, जो केवल बंद कमरों की राजनीति करते हैं, बंद कमरों में बड़ी बड़ी डीलें करते हैं, जिनको धरातल की कोई पकड़ नहीं है, जिनको ग्राउंड की कोई पकड़ नहीं है, ग्राउंड की कोई नॉलेज नहीं है, जो सोचते हैं कि हम जिनको टिकट देते हैं, जो एमएलए एमपी यही बड़े नेता हैं, इन्हीं के साथ जनता है। उनकी नज़र समरावता के बाद उनकी नज़र में आया हूँ। वो जो गांव में लोग जो थे, उनमें तो नरेश मीणा पहले भी था। नरेश मीणा ने राजस्थान विश्वविद्यालय में 20 साल तक की राजनीति करी। 20-22 साल की राजनीति में, छात्र राजनीति में, राजस्थान विश्वविद्यालय से राजस्थान की राजनीति करने वाले जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो सब राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति से निकले हैं।
जी हर हर राजनेता का, राजस्थान की राजनीति करने वाले का ये मन रहता है कि हमारी पकड़ विश्वविद्यालय में बनी रहे, क्योंकि यहाँ से छात्र शक्ति मिलती है, यूथ मिलता है। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति, हर बड़ा नेता ये चाहता है कि हम राजस्थान विश्वविद्यालय की राजनीति में पकड़ बनाए रखें। लेकिन मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष नहीं बना, फिर भी 2002 से लेकर 2023-22 तक जो अंतिम चुनाव था, तब भी मेरी कहीं न कहीं प्रेजेंस राजस्थान विश्वविद्यालय में रही। पिछले चुनाव में भी मुझे जबरदस्ती वहाँ से बुलवा लिया गया, हड़ौती से। तो ये जो पकड़ थी, तो आम जनता को तो पता था कि भाई नरेश कोई है। जी हाँ, समरावता के बाद, लेकिन अब इन 60,000 और समरावता कांड से नहीं मैडम, अगर समरावता का ये घटनाक्रम हुआ और मेरे वोट आते अगर 5,000, जी तो जिस दिन रिजल्ट आया 23 नवंबर को, उस दिन ये खबर चलती कि वो जो बदमाश था, गुंडा था, उठाईगरा था, वो थप्पड़ मारने वाला नेता 5,000 पे सल्टा। कोई नहीं पूछता, राम राम नहीं करता कोई। थप्पड़ नहीं मैडम, वो तो घटनाक्रम हुआ, मैं खेद व्यक्त करता हूं, लेकिन उससे लोकप्रियता नहीं आई। लोकप्रियता दी देवली उनियारा के 8 दिन के अंदर जो 60,000 वोट वहां दिए लोगों ने, जी उन्होंने मुझे लोकप्रियता दी, उन्होंने मुझे धरातल दिया है। छबड़ा के लोगों ने धरातल दिया है। छबड़ा में मैं जब चुनाव लड़ा तो मेरे पर राजपासा लगी हुई थी, और राजपासा में ये रहता है मैडम कि जब कोई व्यक्ति राजपासा में पकड़ा जाता है तो उसकी साल भर कोई जमानत नहीं होती, कोई वकील नहीं, कोई जमानत नहीं। मैं फरार था। मुझे जब चुनाव लड़ा तो मुझे चुनाव लड़ने दिया आराम से, मुझे फॉर्म भरने दिया, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। और क्यों नहीं किया? वो जो नेता थे वो चाह रहे थे कि इसके 8-10 हज़ार वोट आएंगे, सलट जाएगा और प्रताप सिंह जी चुनाव जीत जाएंगे। जी तो भाया जी ने तो राजपासा लगा रखी थी, कांग्रेस का राज था, और वो चाह रहे थे भाई भाया जी, प्रताप सिंह सिंघवी, जो प्रमोजन भाया जी कांग्रेस के हैं, और जो प्रताप सिंह जी जिनका मैं नाम ले रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे। पर भाया जी चाह रहे थे कि भाई प्रताप सिंह जी चुनाव जीते, उसके लिए नरेश का लड़ना जरूरी है। दूसरा, इसका भ्रम भी निकल जाएगा, 8-10 हज़ार वोटों में निमट जाएगा। तीसरा, ये जब 8-10 हज़ार वोटों में निमट जाएगा, तब सरकार अगर कांग्रेस की बन गई तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। तो राजपासा में इसको रख के धर के अंदर जेल में, और परमानेंट इसका इलाज कर दूंगा। और अगर भाई मेरा बन गया बीजेपी वाला प्रताप सिंह सिंघवी, मेरा जो बीजेपी का भाई प्रताप सिंह सिंघवी वो बन जाएगा, तो उससे रगड़वा दूंगा। लेकिन ये तो ऊपर वाले नीली छतरी, इसलिए मैं कहता हूँ नीली छतरी वाले की कृपा है, ईश्वर की कृपा रही। उन्होंने चाहा जो नहीं हुआ, उन्होंने जो चाहा वो नहीं हुआ, विपरीत हुआ। जनता ने आशीर्वाद दिया और 44,000 वोट आए। उसके बाद में वो राजपासा कहाँ गई मुझे तो आज तक मिली नहीं, वो फाइल कहाँ नहीं है। मुझे तड़ीपार की फाइल चलाई वहाँ 12 जिले से। अभी 8 महीने जब जेल में रहा मैडम, ये तय मान लो, मैं ईश्वर को साक्षी मानता हूं कि मैं 10 दिन में बाहर आ जाता। बस मुझे इतना सा कहना था कि मैंने अब ये छोड़ दिया, आपसे नहीं लड़ूंगा, गुंजल साहब को छोड़ दूंगा, आपकी शरण में आ जाऊंगा। 10 दिन में ही आ जाता मैडम, कोई कुछ नहीं होता। लेकिन समझौता नहीं किया। मेरे को उदाहरण दिया गया हार्दिक पटेल का, जो मुकदमे, जो चीजें मेरे पे चल लगी, वो किसी टाइम पे हार्दिक पटेल पे लगाई गई थी महाराष्ट्र में, गुजरात में। जब वो पटेल आरक्षण हुआ, हार्दिक पटेल को जेल में रखा गया, तड़ी पार किया गया। सेम सिचुएशन हार्दिक पटेल के साथ थी। मुझे ये बता दिया गया था कि तुम्हारे साथ वही होने वाला है जो हार्दिक पटेल के साथ होगा, या तो तुम देख लो। तब मैंने कहा, मैंने कहा अब हार्दिक पटेल वो नहीं था जो हार्दिक पटेल उस समय था। हार्दिक पटेल का कोई नाम नहीं लेता। ये तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इसलिए नाम ले रहा हूँ। नहीं, हार्दिक पटेल को कोई पूछ नहीं रहा कि हार्दिक पटेल है कहाँ। एमएलए तो बन गया हार्दिक, पर पूछ रहा है क्या कोई? बताओ आप। पूछ रहा हो तो बताओ कि भाई हार्दिक पटेल को इंटरव्यू ले, तो वो तो समझौतावादी हो गया था, झुक गया। उसको कहा कि सरकार ने हमारे साथ आएगा तो ठीक है, चला गया, लेकिन निमट गया ना। लेकिन वो दूसरे वहीं रहता, लड़ता, जेल जाता, पड़ा रहता। 5-10 साल में तो छोड़ते ना। भाई मेरे को कितने दिन रखते हैं? मेरा इन्होंने तय कर रखा था मैडम कि नरेश को जेल में डालेंगे,
3-4 महीने बाद में जो एसडीएम वाला मामला है उसमें इसको सजा देंगे, उसमें 5 साल कम से कम सजा है मैडम। अगर 307 रहती तो आजीवन कारावास था, 10 साल की सजा थी। 307 क्योंकि उसमें थी नहीं, जबरदस्ती लगाई गई थी, तो मुझे उच्च न्यायालय में कहीं ना कहीं मुझे न्याय मिलता तो वो हट जाती, लेकिन वो तो रहता, मुझे उसमें सजा देते, सजा दे के 5 साल मुझे रखते, 5 साल में उस सजा में काटता, उसके सजा के 6 साल बाद में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो कितने साल हो गए? 11 साल। 11 साल का इन्होंने ताबीज मेरा भर दिया था, आज 45 साल का हो गया। 11 साल में बाद में 56 साल का होता तो बूढ़ा तो हो ही जाता। लेकिन मैंने ये मन बना रखा था कि मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और मैं चाहता था कि ये जो करे करे। मैं जेल में बैठा बैठा इनकी दुकानें बंद कर देता, जो चाह रहे थे ना मुझे जेल में डालना, सजा देना। सजा मुझे नहीं दे रहे वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे भाया ने मुकदमे लगाए, जेल भेजा 12 में। जो रोता है मंच पे, मैंने नरेश जी का कुछ नहीं बिगाड़ा। अभी रो रहा था जब अभी मीटिंग हुई, मैं इनको भी रुला दूंगा। ये तो मेरे सेनापति थोड़े कमजोर निकले, नहीं तो भीख मांगते। मैंने इनसे कहा तुम मत जाओ किसी के पास, वो गिड़गिड़ाए तुम्हारे आगे। जब मुझे कोरोना काल में 2020 में प्रमोद जैन भाया ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे कि बजरी का कोई ट्रक नहीं चलेगा, डंपर नहीं चलेगा, उस आदेश के बाद भी बजरी बिक रही थी, बजरी चल रही थी। मैंने उसका डंपर पकड़ाया, बजरी से भरा हुआ, थाने में बंद कराया। उस डंपर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब उस बजरी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, मुझे 1 महीने जेल में डाला गया। मेरे पिताजी डर गए थे। कोरोना का समय में जेलों में ऐसा सिस्टम था कि कोई भी आदमी मर गया तो उसका कोई पूछने वाला नहीं था, लाश को भी कोई मेडिकल नहीं था, तो घर वाले डर गए थे। मैंने मेरे फादर को कहा, बोला डरने की जरूरत नहीं। और वो हुआ। प्रमोद जैन भाया गिड़गिड़ाने लगा कि इसको बाहर निकालो। मैंने कहा ऐसा गांव नहीं बचना चाहिए जिसमें रोज प्रमोद जैन भाया का पुतला नहीं चले। मैं चाहता था, जिस दिन 8 महीने में जेल में रहा, मैं लोगों से चाहता था, मेरे समर्थक था, कि 8 महीने तक प्रत्येक दिन जो कोटा का जो सेठ जी जो मेरे को जेल में डाल रखा था ना, उसके 8 महीने तक प्रत्येक दिन कोटा और बूंदी में पुतले जलने चाहिए थे। वो तो ठोक देता कि रे इसको छोड़ो रे, कहाँ से इसको बंद कर दिया। और यही कारण है कि उन्होंने हजारों लोगों को जेलों में डाल रखा है, हजारों लोग उनके झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये तो ईडी सीबीआई यही तो काम कर रही है मैडम। लेकिन वो जिन पे ईडी सीबीआई काम कर रही है वो समझौतावादी हो जाते हैं, झुक जाते हैं, इसलिए इनको ईडी सीबीआई जाती है। अगर सारे ही लालू बन जाए तो ईडी सीबीआई नहीं जाएगी। वहीं आपने अभी इस बयान में अपने कई बार बोला कि झुक गए, समझौता कर लिया, तो आपने कहा कि आप जब जेल में थे उस वक्त आपके पास कई बार ऐसे मौके आए कि आपको समझौता कर लेना, या फिर ऐसी कई बातें रही, तो क्या आप वो बता सकते हैं क्या नाम है उसके पीछे, कौन आया था समझौता करने? मेरे 8 महीने की इस जेल में धारा लगाने से लेकर सबसे बड़ी जो कृपा रही वो माननीय स्पीकर साहब की रही। जी। सहयोगी में हमारे 2 सांसद और नाम सांसद मुरारी लाल जी, हरीश जी, सारे एक हो गए मैडम। इनकी अगर बीच में लोकेशन निकाल लो ना, इनकी लोकेशन निकाल लो कई नेताओं की, तो इनकी लोकेशन बिरला जी के आसपास मकान के आएगी पिछले 8 महीने में कोई 10-10 बार की। वहीं अगर हम बात करें कि इंसान का कौन अपना है और कौन पराया, ये उसके बुरे वक्त में पता चलता है। हम बुरा वक्त नहीं मानेंगे इसे, लेकिन एक वक्त मान ले कि ये समय था, थोड़ा मुश्किल था आपके लिए, तो इस वक्त आपको पता चला होगा, आपको बाहर आए थोड़ा समय हो गया है, आपको पता चला होगा आपके समर्थकों से कि किसने आपके समर्थन में बोला और किसने नहीं। तो जो आपके समर्थन में थे वो आपके मित्र हैं, और जो समर्थन में नहीं आए, जिनसे आप उम्मीद लगा रहे होंगे कि शायद वो मेरे लिए लड़ेंगे, वो मेरे समर्थन में आएंगे, मेरे लिए आवाज़ उठाएंगे, कौन वो नाम होंगे? देखो मैडम, मैं जब गिरफ्तार हो रहा था ना जिस दिन, तब मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था कि अब आप किस पर भरोसा करेंगे। तब मैंने कहा था कि मेरे को किसी पर भी भरोसा नहीं है, मुझे सिर्फ एक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी पर भरोसा है
कि वो मुझे और समरावता को न्याय जरूर दिलाएंगे। जी अब मैं तो जेल में रहा हूँ 8 महीने। जी। अब उनकी कितनी कृपा रही, कितना आशीर्वाद मिला, कितना उन्होंने मेरी मदद की, है ईश्वर जानता है। वो मीडिया के सामने ये कहते हैं कि मैं गया था। वो ईश्वर जानता है। वो कहते हैं जी, वो ईश्वर को साक्षी माने कि उन्होंने मेरी कितनी मदद करी है। लेकिन वो कहते हैं कि आपके पिता ने उनकी बात नहीं सुनी और अपने मन से या फिर अपने जो स्वतः निर्णय लिया आपको बाहर लाने के पीछे भजनलाल शर्मा से, मुख्यमंत्री से जो भी बातचीत हुई, वो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरे सामने वो बातचीत नहीं हुई, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। देखिए ऐसा मैडम, लाइक फादर लाइक सन, मेरे पिता की ईमानदारी, मेरे पिता का स्वाभिमान, वही तो कहीं कहीं से मेरे में आया है। जी। मेरे बाप को ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति का मन मेरे बेटे के प्रति नहीं है, हमारे प्रति नहीं है, जी। तो वो चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, मेरा बाप उसके दरवाजे पे नहीं जाएगा। और मेरा बाप, अगर कोई छोटा से छोटा व्यक्ति भी, 30 साल से सरपंच है मैडम, राजस्थान में उदाहरण है, मुझे नहीं लगता कहीं राजस्थान में मिला होगा। 95 में मेरे पिताजी निर्विरोध सरपंच रहे। सन 2000 में मेरी मां सरपंच रही। 2005 में मेरे पिताजी पंचायत समिति सदस्य रहे उसी पंचायतों से। 2010 में मेरी घरवाली जिला परिषद की सदस्य रही। 2015 में मेरे छोटे भाई की पत्नी पंचायत समिति सदस्य रही। और 2020 में मेरी मां अभी सरपंच है मैडम। एमएलए बनना, सांसद बनना बहुत आसान है मैडम। 30 साल तक कोई पंचायत राज की राजनीति में लगातार बनना, राजस्थान में ढूंढना मैडम, मुझे नहीं लगता कोई उदाहरण होगा। ये आपका इतना 8 महीने का लंबा समय निकला, आप बाहर भी आ चुके हैं ज़मानत पे, लेकिन जो जनता है समरावता की और जो आपके समर्थक है पूरे राजस्थान में, वो अभी भी ये मांग कर रहे हैं कि एसडीएम पर भी कार्रवाई हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो मैडम, मेरे पिताजी ने उनसे एसडीएम साहब से बात करी थी। जी। पहली बात तो ये कि मैंने भी अफसोस जाहिर किया है, और एसडीएम साहब ने जो मेरे पिताजी से बात की, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि हमारे बीच में कोई गिला शिकवा नहीं है। जी। और उन्होंने मेरे प्रति, एसडीएम साहब ने, जब मेरा कोर्ट में केस चल रहा था उनियारा, तो उनकी बिना सहमति के वो यहाँ नहीं आ सकता था टोंक, क्योंकि वो फरियादी थे। तो उन एसडीएम साहब ने ये कोर्ट में लिखा कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर उनियारा से आप केस को यहाँ लाते हो, तो वो एक मेरी मदद थी। अब वो उस समय घटनाक्रम जो भी हुआ, अरे अच्छा होगा क्या मैडम, इन कार्रवाइयों से इनसे कुछ नहीं होता। जी। वो भी सोच रहे होंगे कि शायद मैं जैसे अफसोस, मुझे वो भी सोच रहे होंगे कि उनका जो अब तक का जो कार्यकाल रहा है, जहाँ भी उनकी पोस्टिंग रही है, हो सकता है वो भी इसके बाद में उनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाए। आने वाले समय में उनकी नौकरी में भी परिवर्तन आए, व्यवहार में भी परिवर्तन आए। मुझे जहाँ तक मैं सोचता हूँ, उस दिन उनका जो व्यवहार था, वो खुद भी अगर मंथन करते होंगे तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि भाई मेरा जो वहाँ जिस तरह से मैंने वो था उस समय, मेरा जो वो ठीक नहीं था। आपकी जेल शिफ्टिंग हुई थी, तो उस वक्त आपका एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें आप ये कहते नजर आ रहे थे कि मुझे खतरा है, तो वो खतरा किससे था? मैडम, मैंने कहा था कि भाई मुझे जेल में खतरा था, लेकिन मैं मीडिया में कुछ इस मामले में नहीं बोलना चाहता। लेकिन दुख इस बात का है कि मैंने इतना बड़ा शब्द बोलने के बावजूद भी कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी मेरे पास नहीं आई कि भाई आपको कैसा खतरा था, क्या था मामला। बस आपको जेल से शिफ्ट कर दिया, उसके बाद शिफ्ट कर दिया था जी। जब वो मुझे लगा कि अब मैं सेफ हूँ, फिर मैंने बात रखी। सीएम साहब की मुझे ये मदद मिली मैडम जी। इस पर भी हम, ये जो लोग कहते हैं, मैं खुला ईमानदार आदमी हूँ। मुख्यमंत्री जी की अगर कृपा नहीं होती तो मेरी इच्छा के अनुसार मैं बूंदी नहीं जाता जी। मैं मेरी इच्छा के अनुसार बूंदी से टोंक जेल में नहीं आता जी। मेरे जो वकील जो खड़े हुए, जो सरकारी शुरू में जो सीएम साहब खिलाफ थे, जब सरकार खिलाफ थी तो मेरे खिलाफ डबल ए जीन पी सब तरह खड़े किए गए। लेकिन बाद में जब मेरे पिताजी से राजीनामा हुआ, उसके बाद में मुआवजा भी दिया गया। जो 37 लड़के जो मुलजिम बचे हुए थे, जिनकी गिरफ्तारी बची हुई थी, उनको भी मुकदमे से हटाया गया सीएम साहब द्वारा।
कोर्ट में भी पैर भी मेरी मजबूती से उन्होंने मेरा पक्ष रखवाया। तो इसलिए मैं सीएम साहब का आभारी हूँ। आप कह रहे हैं कि आप आभारी हैं, लेकिन जो समर्थक आपके थे और जो आप जेल में थे उस वक्त लोगों के मन में ये चल रहा था कि एक षड्यंत्र चल रहा है आपको अंदर रखने के लिए, तो कहीं ना कहीं था ना मैडम जी, षड्यंत्र था कि सीएम साहब के चाहने के बावजूद भी नरेश मीणा बाहर नहीं आए। बिल्कुल। और ये तो पूरा मीडिया सब दुनिया जानती है कि कल्याण सिंह मीणा, नरेश मीणा का पिता, सीएम से मिल के आया है। सीएम साहब ने कभी ये तो नहीं कहा ना कि मैंने ऐसा कोई कल्याण सिंह जी से वादा नहीं किया था जी। कहा क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैंने कोई, मुख्यमंत्री जी ने कहा बिल्कुल उन्होंने वादा किया था कि भाई मैं 30 तारीख को छोड़ दूंगा सब कुछ। उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन उनके प्रयास असफल कर दिए गए और उन्हीं के लोगों द्वारा, उन्हीं की पार्टी के लोगों द्वारा, जी। उन्हीं की पार्टी में बैठे नेताओं। उनको तो समझना चाहिए कि जब इतना बड़ा आंदोलन, और इस बात की मैडम गृह मंत्रालय भारत सरकार में भी एक क्रेडिट गई राजस्थान सरकार की कि राजस्थान सरकार ने, मेरे पास जहाँ तक जानकारी है, गृह मंत्रालय भारत सरकार के पास भी इनपुट गया कि राजस्थान में इतना बड़ा आंदोलन होने वाला था जिसको सीएम साहब ने अपनी सूझबूझ के साथ उसको मैनेज कर लिया। वो तो सूझबूझ थी सीएम साहब की कि उन्होंने बुला लिया, बात कर ली, उसके बावजूद भी राजस्थान के सीएम के चाहने के बावजूद भी राजस्थान में बीजेपी में कुछ लोग बैठे हुए उनके उसको असफल कर रहे थे, उनकी बात का निराधार कर रहे थे। मेरा अनादर क्या हुआ? बीच में सीएम साहब पे आरोप लगे कि भाई सीएम साहब ने वादा किया था तो क्यों नहीं निभा रहे। वहीं 20 जुलाई का जिक्र आपने भी सुना होगा जब आप अंदर थे कि पूरे मीणा समाज और जो भी आपके समर्थक थे वो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और आपने भी कहा कि आप तो जेल में थे लेकिन आपके समर्थक बाहर आ जाते, वो भी लाखों की तादाद में, और वो लाखों की तादाद कई लाखों तक पहुंच जाती। तो अगर आप बाहर नहीं आते तो 20 जुलाई को आप क्या ऐसा सोचते कि क्या कुछ हो जाता उससे? देखो 25 तारीख का जो विधानसभा घेराव की जो प्लानिंग बनी थी 25 फरवरी को, अच्छा जी, विधानसभा घेराव की जो प्लानिंग बनी थी वो मेरी उसका ब्लूप्रिंट जो बना वो मेरी जानकारी में था कि भाई विधानसभा घेराव करना है। बाद में 12 में एक रैली निकली, उसमें मेरा कोई लेन देना नहीं था। ये जो 20 तारीख की जो तैयारी करी मेरे छात्र भाइयों ने, यूथ ने, राजस्थान विश्वविद्यालय के साथियों ने, उसका मेरे को इनपुट नहीं था। लेकिन मैंने मैसेज कर दिया था कि अगर मेरी 15 तारीख रिलीज नहीं होऊंगा, मेरे उसमें जानकारी में था भाई मैं 15 तारीख तक मैं छूट जाऊंगा। तो उन्होंने जब मीटिंग करी तो उसमें मेरे परिजन नहीं गए थे कोई भी जी। पर मैंने उनको कह दिया था कि अगर 15 तक मैं नहीं छूटूं तो फिर मेरे पिता से मैंने कहा था जी कि आप सर्व समाज से, जनता से माफ़ी मांगना और कहना कि मैं गलत था जो मैंने समझौता किया। मैं गलत था कि मैं ईश्वर में आस्था करता था, मैंने मुख्यमंत्री जी पे भरोसा किया। लेकिन 15 तारीख के पहले मेरी रिलीज मुझे पता था तो वो रिलीज हो गई और उसमें बहुत बड़ी मदद मेरे को सीएम साहब की मिली। ये तो सारी बातचीत हमारी समरावता गांव से और आपके अभी तक के केस से जुड़ी थी। अब आगे की आपकी राजनीति क्या है हाड़ौती को लेकर, या किस पार्टी को आप ज्वाइन करेंगे इसको लेकर, और क्या आपकी आगे की राजनीति रहेगी? देखो मैडम, हाड़ौती में मैं किसान झंडा बुलंद करना चाहता हूँ राजनीति में। मैं चाहता हूँ हाड़ौती में धाकड़ समाज को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, माली समाज को प्रतिनिधित्व मिले, मीणा समाज को मिले, गुर्जर समाज को मिले, जो वहाँ बड़ी संख्या में। हाड़ौती में मैडम जो राजनीति व्यापारीकरण किया जा रहा राजनीति का, उसके खिलाफ मेरी मुहिम है, वो आगे भी चलती रहेगी। जो भी राजनीति को गंदा करना चाहते हैं, धंधा बनाना चाहते हैं, पैसा कमाने की का वो करना चाहते हैं राजनीति में, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूँगा। धन्यवाद सर। थैंक यू मैडम। तो ये थे हमारे साथ नरेश मीणा सर, और इन्होंने बखूबी जवाब दिया जनता के सभी प्रश्नों का जो इस पूरे 8 महीने के दौरान रहे होंगे, और आगे के जो कुछ प्रश्न जनता के मन में उठे होंगे उसका जवाब भी मिला। नमस्कार, मैं अंकिता, कैमरामैन फैजल के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।